हेलो एवरीवन। इमरजेंसी ओटी और आईसीयू के सेशन के अंदर अपन पढ़ रहे थे इमरजेंसी। और इमरजेंसी का जो इमरजेंसी इन वन शॉट के अंदर पार्ट फर्स्ट था वो अपन ने कंप्लीट किया था। और इमरजेंसी इन वन शॉट के पार्ट फर्स्ट में अपन पढ़ रहे थे अकॉर्डिंग टू द ATLS, यानी कि पार्ट फर्स्ट पढ़ा अपन ने। पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन ने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू द ATLS, एक्यूट ट्रोमा लाइफ सपोर्ट जो होता है, एक्यूट ट्रोमा लाइफ सपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। और उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को अपन दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक तो था आपका दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, एक था प्राइमरी सर्वे और एक था सेकेंडरी सर्वे। ओके, एक तो था प्राइमरी सर्वे अपन ने पढ़ा, एक होता है सेकेंडरी सर्वे। प्राइमरी सर्वे के अंदर ATLS के अकॉर्डिंग अपन पेशेंट को कैसे देखेंगे अपन, ABCD एंड E। ओके, E फॉर अपन ने देखा था कि एयरवे को मैनेज करेंगे, B फॉर पेशेंट की ब्रीथिंग को, C फॉर अपन ने देखा था सर्कुलेशन को मैनेज करते हैं, एंड D फॉर जो डिसेबिलिटी है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, और E फॉर होता है एनवायरमेंटल कंट्रोल या फिर एक्सपोजर कंट्रोल। ओके, और सेकेंडरी में अपन ने पढ़ा था कि पेशेंट की डिटेल में हिस्ट्री लेंगे कि क्या कॉज था, किस तरह क्या जो ट्रॉमा पेशेंट के साथ में हुआ है उसकी बैक हिस्ट्री, या फिर अदर कोई कोमॉर्बिडिज है या फिर नहीं है पेशेंट के साथ में, इस तरीके से। तो अपन ने पढ़ा था सबसे पहले कि अगर अकॉर्डिंग टू द ATLS पेशेंट को मैनेज करना हो पेशेंट को, तो अपन कैसे देखेंगे पेशेंट को, कि सबसे पहले है जैसे कि आपके पास में पेशेंट आया इमरजेंसी में या फिर और कहीं पे भी है, तो आप क्या करेंगे, चेक सेफ्टी ऑफ द क्लाइंट। सबसे पहले आपको पेशेंट की सेफ्टी है वो देखनी है। एक अगर फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग अपन ATLS के अकॉर्डिंग पेशेंट को देखें तो कैसे देखा जाएगा कि फर्स्ट रहेगा अपन क्लाइंट की सेफ्टी को देखें, चेक सेफ्टी ऑफ क्लाइंट। फर्स्ट क्या रहेगा कि क्लाइंट की सेफ्टी को अपन देखेंगे सबसे पहले। ओके, उसके बाद में मान लीजिए आपको कहीं पे भी रोड पे कोई पेशेंट है, ट्रोमा का, एक्सीडेंट का, RTA का केस मिल जाए, तो सबसे पहले क्या करना है कि क्लाइंट की सेफ्टी, क्योंकि रोड पे वो सेफ नहीं है, उसको रोड की साइड में लाएंगे अपन, तो ये होता है सेफ्टी मैनेजमेंट करना। तो पेशेंट को पहले सेफ्टी प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि ऑन द रोड है, तो ऑन द रोड से पेशेंट को एक सेफ प्लेस पे साइड पे लेके आएंगे अपन। ये होता है सेफ्टी क्लाइंट की। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, क्लाइंट का या फिर पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करेंगे, चेक रिस्पॉन्स ऑफ क्लाइंट। ये होगा अपना सेकेंड एक्शन। ये क्या होगा अपना सेकेंड एक्शन, चेक रिस्पॉन्स ऑफ द क्लाइंट। ओके, अब मान लीजिए आपने क्लाइंट का रिस्पॉन्स चेक किया और जो क्लाइंट था वो अनरिस्पॉन्सिव है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ओके, इफ पेशेंट इज अनरेस्पॉन्सिव, पेशेंट क्या है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, नेक्स्ट एक्शन आपका क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द ATLS, कॉल फॉर हेल्प। आप हेल्प के लिए कॉल करेंगे, क्योंकि आप अकेले कुछ भी मैनेज नहीं कर सकते, इसलिए साइड में अगर कोई पर्सन है या फिर कोई आता जाता आपको दिख रहा है, तो पहले आप क्या करेंगे, हेल्प के लिए कॉल करेंगे। आपका एक्शन क्या होगा, कॉल फॉर हेल्प। ओके, अब कॉल फॉर हेल्प करने के बाद में आप स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द ATLS पेशेंट की केयर। तो क्या देखेंगे अपन, फर्स्ट मैनेज क्या करेंगे, प्राइमरी सर्वे। प्राइमरी सर्वे, ओके, प्राइमरी सर्वे में सबसे पहले पेशेंट का क्या चेक करना है, एयरवे। और एयरवे मैनेज करने के लिए अपन ने पहले ही पार्ट फर्स्ट के अंदर पढ़ चुके हैं कि सबसे बेस्ट असेसमेंट होता है कि पेशेंट से बात करना। ओके, पेशेंट टॉकिंग कर रहा है फिर नहीं कर रहा है, डेफिनेटली अगर मुंह खोल के वो बात कर रहा है तो उसके एयरवे को असेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर एयरवे कहीं के ऑब्स्ट्रक्शन है तो पेशेंट अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाएगा, नहीं बता पाएगा। ओके, तो प्राइमरी सर्वे के अंदर क्या होगा, सबसे पहले अपन पेशेंट से बात करेंगे, टॉक टू क्लाइंट, टॉक टू क्लाइंट। अपन क्लाइंट से क्या करेंगे, पेशेंट से क्या करेंगे, बात करेंगे। अब यहाँ पे दो सीन बनेंगे, एक यदि पेशेंट बात कर रहा है आपसे या फिर पेशेंट आपसे बात नहीं कर रहा है, दो सीन बनेंगे, या तो पेशेंट आपसे बात करेगा या फिर नहीं करेगा। एक तो होगा क्लाइंट इज अ टॉकिंग,
क्लाइंट है वो आपसे बात कर रहा है, ओके, क्लाइंट आपसे बात कर रहा है, इट मीन्स कि पेशेंट का एयरवे है क्या है, वो मेंटेन है, एयरवे इज मेंटेन। क्योंकि अपन ने ए से स्टार्ट किया है एयरवे मैनेज करना, ओके। तो क्लाइंट ने आपसे बात कर ली तो उसका एयरवे मेंटेन है, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे बी और सी के लिए, बी सी डी ई के लिए। लेकिन पेशेंट का एयरवे मैनेज है, लेकिन पेशेंट को स्पाइनल ट्रॉमा हो सकता है, सर्वाइकल स्पाइन का ट्रॉमा हो सकता है। तो यहाँ पे भले ही पेशेंट बात कर रहा हो एयरवे मेंटेन है, लेकिन ये अभी तक ये रूल आउट नहीं हुआ है कि पेशेंट को सर्वाइकल इंजरी है या फिर नहीं है। तो अगर सर्वाइकल इंजरी है तो वो फर्दर और ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो, तो अपने को यहाँ पे भले ही एयरवे मेंटेन कर रहा हो, पेशेंट को सी कॉलर जो होता है वो अप्लाई कर देना है, अप्लाई सी कॉलर। एंड फिर क्या करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे और देखेंगे बी और सी के लिए, यानी कि ब्रीथिंग देखेंगे और फिर सर्कुलेशन देखेंगे। गो टू द बी एंड सी, ओके। चलिए, इसके बाद में मान लीजिए ये तो था एक्शन। अगर पेशेंट क्या कर रहा है, टॉकिंग कर रहा है, आपसे बात कर रहा है, तो मान लीजिए पेशेंट आपसे बात नहीं कर पा रहा है, तो क्या एक्शन होगा, तो आपका क्या एक्शन होगा, इफ द पेशेंट इज अनेबल टू टॉक, और या तो आपसे बात नहीं कर पा रहा पेशेंट और आपको जो रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज के साइन हैं वो आपको वहाँ पे दिख रहे हैं, और साइन ऑफ कॉम्प्रोमाइज एयरवे इज प्रेजेंट। एयरवे कॉम्प्रोमाइज के कौन से साइन, वैसे पेशेंट को डिस्निया हो रहा है, पेशेंट को टैकीकार्डिया हो रहा है, पेशेंट रेस्पिरेशन के लिए एसेसरी मसल्स को यूज़ कर रहा है, ये सब साइन होते हैं पेशेंट के रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइजेशन के, ओके। तो या तो पेशेंट बात नहीं कर पा रहे हैं और आपको कॉम्प्रोमाइज़ के वहाँ पे साइन दिख रहे हैं, देन आप क्या करेंगे, आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्योंकि दो ही सीन बन सकते हैं, या तो पेशेंट आपसे बात करेगा, इट मीन्स एयरवे नॉर्मल है, मेंटेन है, तो आप सी कॉलर अप्लाई करोगे। अगर पेशेंट बात भी नहीं कर पा रहा है, इसके साथ में रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज़ के साइन वहाँ पे प्रेजेंट है। साइन क्या क्या थे रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज़ के, एक तो था आपका टैकीकार्डिया, ये तो था आपका टैकीकार्डिया विथ यूज ऑफ असेसरी मसल इन रेस्पायरेशन। टैकीकार्डिया के साथ में असेसरी मसल्स को आप रेस्पायरेशन के लिए यूज कर रहे हैं। एक साइन था आपका स्नोरिंग हो गया, या फिर ग्रगलिंग, या फिर हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस, स्ट्रेडर हो गया, या फिर वीजिंग साउंड। ये सब किसके साइन है, रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज के साइन है, ओके। या फिर पेशेंट अगर क्या है अनकॉन्शियस है, ये भी रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज के साइन के अंदर आएगा। अनकॉन्शियस पेशेंट जिसका जो ग्लासगो कोमा स्केल है वो लेस देन 8 हो, या फिर पेशेंट को क्या हो, ट्रेकियल डेविएशन। ये सब साइन किसके हैं, रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज के साइन है। तो आपने पेशेंट को असेस किया, पेशेंट बात नहीं कर पा रहा है, साथ में पेशेंट के जो रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज के साइन है वो भी प्रेजेंट है, ये सब साइन प्रेजेंटेज है। तो आपका क्या एक्शन होगा, ये सब साइन क्या है, प्रेजेंट है रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज के। देन आप क्या करेंगे, पेशेंट के एयरवे को सिक्योर करेंगे। एयरवे को सिक्योर करना है आपको, सिक्योरिंग द एयरवे। अब यहाँ पे एयरवे सिक्योर करने के साथ साथ में आपको, ओके, एयरवे को सिक्योर करने के साथ साथ में आपको इमिडिएटली पेशेंट के O2 मास्क को अप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, यहाँ पे इमिडिएटली, जैसे ही पेशेंट ने बात नहीं किया है हॉस्पिटल में, अगर आपके पास में O2 प्रेजेंट है तो इमिडिएटली O2 अप्लाई कर देनी, इमिडिएटली अप्लाई O2 मास्क। और इसके साथ में आप सी कॉलर को भी यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, अप्लाई सी कॉलर।
ताकि अगर सर्वाइकल इंजरी हो रखी है तो वो और ज़्यादा फर्दर इंक्रीज नहीं हो, या फिर उसकी वजह से पेशेंट को जो रेस्पिरेटरी मसल्स का फेलियर है वो नहीं देखने को मिले। ओके, अब एयरवे को सिक्योर करना है। ओके, एयरवे को यहाँ पे क्या करना है, सिक्योर करना है। दो कंडीशन बनेगी। ओके, एक तो क्या करेंगे आप, पेशेंट का जो डेफिनेटिव एयरवे मैनेजमेंट है वो करेंगे आप। पेशेंट इज इन नीड ऑफ डेफिनेटिव एयरवे। अब डेफिनेटिव एयरवे क्या होता है इसको अपन अभी देखेंगे। एक होता है पेशेंट अगर रेस्पिरेट नहीं कर पा रहा है तो एक होते हैं आपके इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं आप एडजंक्ट एयरवे, एडजंक्ट एयरवे, एडजंक्ट एयरवे। ओके, एडजंक्ट एयरवे वो इंस्ट्रूमेंट, ओके, वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो आपको टेम्परली क्या करते हैं, पेशेंट के एयरवे को ओपन करके रखते हैं, पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी जो रास्ता है वो ब्लॉक नहीं हो, ओके, उसको ओपन करके रखते हैं, या फिर टंग फॉल है उसको प्रिवेंट करते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, जैसे कि पेशेंट का ओरोफेरेंजियल एयरवे हो गया, या फिर नेजोफेरेंजियल एयरवे हो गया, या फिर एलएमए आपने चुना होगा लैरिंजियल मास्क एयरवे, ये सब किस में आएंगे, आपके एडजंक्ट एयरवे में। ओके, तो पेशेंट के एयरवे को मेंटेन करने के लिए, सिक्योर करने के लिए आप क्या करेंगे, ये लगा के रखेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो कौन सा हो गया आपका ओरोफेरेंजियल एयरवे, या फिर आप लगाएंगे नेजोफेरेंजियल एयरवे, या फिर आपने नाम सुना होगा एलएमए जिसको बोलते हैं लैरिंजियल मास्क एयरवे। ये सब अप्लाई करेंगे आप टेम्परली पेशेंट के एयरवे को मेंटेन करने के लिए, एयरवे को पेटेंट रखने के लिए। फिर आप जाएंगे कि पेशेंट को जो डेफिनेटिव एयरवे की रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है। अगर इससे मैनेज हो रहा है देन ओके, लेकिन मान लीजिए इससे मैनेज नहीं हो रहा है और पेशेंट को क्या है, डेफिनेटिव एयरवे की क्या है रिक्वायरमेंट। अब डेफिनेटिव एयरवे की रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है, इसको पता कैसे लगाएंगे आप, इसके इंडिकेशन क्या क्या है। डेफिनेटिव एयरवे के इंडिकेशन की बात करूँ, इंडिकेशन, तो इसका इंडिकेशन क्या है कि पेशेंट रेस्पिरेट बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा हो। ये आपने ओरोफेरेंजियल एयरवे, नेजोफेरेंजियल लगा दिया, लैरिंजियल मास्क एयरवे लगा दिया, लेकिन पेशेंट बिल्कुल एफर्ट नहीं कर पा रहा है। ओके, यहाँ पे अपनी आए बिल्कुल पेशेंट। तो फर्स्ट क्या होगा, मान लीजिए प्रेजेंस ऑफ अपनिया। अगर पेशेंट का आप SpO2 ले रहे हैं और ये SpO2 क्या आ रहा है, SpO2 ऑन O2, आपने यहाँ पे O2 तो अप्लाई कर दिया है, उसके बाद ये जो एडजंक्ट एयरवे है ये भी लगा दिया, उसके बावजूद पेशेंट का जो SpO2 है O2 के साथ में भी लेस देन 85% आ रहा है, देन ये इंडिकेशन है कि पेशेंट को क्या है, डेफिनेटिव एयरवे की रिक्वायरमेंट है। डेफिनेटिव क्या होगा, या तो आप अगर ओरल इंजरी ज़्यादा है तो ट्रेकियोस्टोमी करो, या फिर पेशेंट को जो नेजोट्रेकियल ट्यूब या फिर ओरोट्रेकियल ट्यूब है उसे इंट्यूबेट करो। ग्लास को कोमा स्केल की बात करूँ तो लेस देन 8 है, तो ये भी इंडिकेशन है पेशेंट के डेफिनेटिव एयरवे का। या फिर साइन ऑफ जो कॉम्प्रोमाइज एयरवे, उसके अगर साइन प्रेजेंट हो तो साइन ऑफ कॉम्प्रोमाइज एयरवे ये प्रेजेंट हो तो डेफिनेटली यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट है, डेफिनेटिव एयरवे की। इट मीन्स पेशेंट को इंट्यूबेट करने की ज़रूरत है। अब इंट्यूबेशन कौन कौन सा हो सकता है, यहाँ तो आप पेशेंट को एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करो, या फिर पेशेंट की क्या करो, ट्रेकियोस्टमी करो। एग्जाम्पल की बात करूँ, एंडोट्रेकियल क्या करना है, इंट्यूबेशन, या फिर पेशेंट की क्या करो, ट्रेकियोस्टमी करो। और टेम्परली अगर ट्रेकियोस्टमी नहीं कर पा रहे हैं आप इमरजेंसी में, तो जो है क्रिकोथायरॉयडोटोमी है वो भी कर सकते हैं। या फिर क्या करना है, क्रिकोथायरॉयडोटोमी। इस तरीके से आप पेशेंट का एयरवे मैनेजमेंट करेंगे। ओके, अब पेशेंट का जो एयरवे मैनेज किया है आपने, जो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन किया है, ये इंट्यूबेशन करेक्ट सही हुआ है फिर नहीं हुआ, इसका कंफर्मेशन है वो आप किस तरीके से लेंगे, कैप्नोग्राफी से।
कन्फर्मेशन ऑफ एयरवे इंट्यूबेशन की बात करूं तो वो कौन सा है, कैप्नोग्राफी। ओके, तो कैप्नोग्राफी से असेस करते हैं या फिर करेक्टली जो इंट्यूबेट हुआ है नहीं हुआ है ट्यूब ट्रेकिया के अंदर है या फिर नहीं है, ये 5 पॉइंट क्या करते हैं, ऑस्कल्टेशन, या फिर करते हैं आप 5 पॉइंट ऑस्कल्टेशन। अब ये 5 पॉइंट ऑस्कल्टेशन क्या है, 5 जगह पे आप स्टेथोस्कोप लगाएंगे, ऑस्कल्टेट करेंगे कि पेशेंट सही तरीके से आपको वहाँ पे लंग्स साउंड सुनाई दे रही है या फिर नहीं दे रही है। ओके, ये 5 साउंड कौन से होंगे, एक तो होगा आपका एपिगेस्ट्रियम, एक तो कौन सा होगा एपिगेस्ट्रियम रीजन। सेकेंड वन की बात करूँ तो अपर राइट और लेफ्ट चेस्ट, अपर राइट और लेफ्ट चेस्ट, ये हो गए 3। दो कौन से होंगे, लोअर राइट और लेफ्ट चेस्ट, लोअर राइट एंड लेफ्ट चेस्ट, ये हो गए आपके 5 पॉइंट ऑस्कल्टेशन। इस तरीके से आप 5 पॉइंट ऑस्कल्टेट करके आपने क्या कर दिया, पेशेंट को कंफर्म कर दिया कि पेशेंट इंट्यूबेट हो गया है। ओके, अब पेशेंट इंट्यूबेट हो गया है यानी कि एयरवे को सिक्योर कर लिया है आपने। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि पेशेंट सस्पेक्टेड है कहीं उसको स्पाइनल इंजरी तो नहीं है, सर्वाइकल इंजरी तो नहीं है, तो आपको क्या करना है, सी स्पाइन को स्टेबलाइज करना है। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपका, सी स्पाइन स्टेबलाइजेशन। सी स्पाइन स्टेबलाइजेशन, जितने भी ट्रोमा के पेशेंट हैं वो सस्पेक्टेड होते हैं सर्वाइकल स्पाइनल इंजरी के लिए। ओके, और सर्वाइकल जो स्टेबलाइजेशन है वो ज़रूरी है एयरवे मैनेजमेंट के साथ साथ में या फिर एयरवे मैनेज करते टाइम साथ में, क्योंकि जो माउथ ओपनिंग है एयरवे इंट्यूबेशन का, जो माउथ ओपनिंग का मैन्यूअर है वो अकॉर्डिंग टू द सर्वाइकल इंजरी है उसको सस्पेक्ट मानते हुए ही अपन जॉ थ्रस्ट मैन्यूअर करते हैं। ओके, ठीक है, जॉ थ्रस्ट मैन्यूअर यूज़ करते हैं वहाँ पे, हेल टिल्ट और सिन लिफ्ट वाला मेथड यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो और ज़्यादा इंजर्ड कर सकता है। ठीक है, इसके बाद में सर्वाइकल स्पाइन को स्टेबलाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप उस पेशेंट को सर्वाइकल कोलार, हार्ड सर्वाइकल कोलार होता है जिसको फिलाडेल्फिया कोलार बोलते हैं, वो अप्लाई कर दो। उससे क्या होगा, सर्वाइकल स्पाइनल की जो एक्टिविटी है वो स्टेबलाइज हो जाएगी और पेशेंट को फर्दर इंजरी की जो रिस्क है वो नहीं रहेगी। क्या होगा यहाँ पे, ऑल ट्रोमा पेशेंट, ऑल ट्रोमा पेशेंट should be suspected for cervical spinal injury, should be suspected for cervical spinal injury, cervical spine stabilization should be done with एयरवे मैनेजमेंट। जब एयरवे को मैनेज कर रहे हैं उसके साथ साथ में आपको क्या करना है, सर्वाइकल स्पाइन को स्टेबलाइज कर देना है। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप क्या कर दो यहाँ पे सर्वाइकल स्पाइन को बेस्ट तो सबसे क्या रहेगा स्टेबलाइज करने का कि आप जो हार्ड सर्वाइकल कोलार है, हार्ड सर्वाइकल कोलार जिसको बोलते हैं फिलाडेल्फिया कोलार, फिलाडेल्फिया फिलाडेल्फिया कोलार, ये क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है फिलाडेल्फिया कोलार। ओके, ये है आपका फिलाडेल्फिया कोलार। ये क्या करेगा, सर्वाइकल स्पाइन को स्टेबलाइज कर देगा, वहाँ पे फर्दर मूवमेंट नहीं होंगे सर्वाइकल स्पाइन के, तो पेशेंट को इंजरी है तो भी उसकी वजह से रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज़ के साइन या फिर जो आपकी फ्रेनिक नर्व है उसके कंप्रेशन होने के चांसेस डिक्रीज हो जाएंगे। इसके अलावा पेशेंट को जब भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो आपको कौन सा मेथड यूज में लेना है, जिसको सर्वाइकल इंजरी सस्पेक्टेड है, लो ग्रोल मेथड,
यूज log roll technique during transportation of a trauma patient and during बैक एग्जामिनेशन, जब पेशेंट के बैक को एग्जामिन कर रहे हो तब भी आपको लॉग रोल टेक्निक यूज में लेनी है। ओके, अब लॉग रोल टेक्निक कैसे यूज में लेते हैं? लॉग रोल टेक्निक इन लॉग रोल टेक्निक बात करें तो लॉग रोल टेक्निक के लिए कम से कम आपको 4 लोगों की ज़रूरत होती है। मिनिमम 4 पर्सन रिक्वायर फॉर लॉग रोल टेक्निक ऑफ, या फिर पेशेंट को अगर लिम्ब फ्रैक्चर है, इसके साथ में सर्वाइकल इंजरी सस्पेक्टेड है, लिम्ब फ्रैक्चर है, देन आपको 5 पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन नॉर्मली अगर आपको पूछ ले क्वेश्चन में कि लॉग रोल टेक्निक के लिए कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको 4 पर्सन की। ओके, 3 पर्सन है यहाँ पे, 4 में से 3 पर्सन बॉडी को होल्ड करेंगे और 1 पर्सन आपके जो हेड है उसको होल्ड करेगा। ये आपका मेथड हो गया लॉग रोल। इसमें क्या है, स्टेप फर्स्ट के अंदर 3 पर्सन आपकी बॉडी को होल्ड करने के लिए साइड में, 1 पर्सन आपके हेड को स्टेबलाइज करने के लिए, होल्ड करने के लिए, देन तीनों पर्सन अपोजिट साइड से क्या करेंगे, पेशेंट को होल्ड करेंगे और अपनी तरफ क्या करेंगे, उसको करवट दिलाएंगे, या फिर पेशेंट की पोजीशन है वो साइड लाइन में करेंगे। ओके, साइड लाइन में करेंगे। देन यहाँ पे ट्रॉली या फिर स्ट्रेचर लगा के फिर पेशेंट को क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको सर्वाइकल स्पाइन के सस्पेक्टेड पेशेंट को या फिर ट्रॉमा के पेशेंट को लॉग रोल टेक्निक से शिफ्ट करवाना है। A minimum of 4 person require। या फिर if the client has a limb fracture, विथ सर्वाइकल इंजरी, अगर पेशेंट को सर्वाइकल इंजरी के साथ में लिम्ब का फ्रैक्चर है, देन वहाँ पे आपको 5 पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी। देन 5% इज रिक्वायर। ओके, अगर पेशेंट ने, मान लीजिए पेशेंट जो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का है और उसने हेलमेट ऑलरेडी पहन रखा है, ओके, तो उस हेलमेट को रिमूव करने के लिए कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो वहाँ पे आपको 2 पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है हेलमेट को रिमूव करने के लिए, एक पेशेंट के हेड को होल्ड करने के लिए और दूसरा पर्सन के हेलमेट को रिमूव करने के लिए। ओके, रिमूवल ऑफ, ये भी लिख लीजिए, काम आएगा, रिमूवल ऑफ ए हेलमेट, रिमूवल ऑफ ए हेलमेट इन सर्वाइकल इंजरी पेशेंट, 2 people आर रिक्वायर्ड, 2 लोगों की क्या होगी वहाँ पे ज़रूरत होगी। ये तो हो गया आपका लॉग रोल टेक्निक। ओके, हमें यहाँ पे क्या करना है और क्या क्या प्रिकॉशन है वो आपको फॉलो करने हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रॉमा का पेशेंट हमेशा सस्पेक्टेड रहता है सर्वाइकल इंजरी के लिए। ओके, तो फर्दर रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, रेस्पिरेटरी फेलियर नहीं हो, तो और क्या क्या आप प्रिकॉशन रखेंगे। प्रिकॉशन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, फर्स्ट वन आपका यूज करना है आपको लॉग रोल टेक्निक। ओके, एक आप जब भी पेशेंट को लेटा रहे हैं तो यहाँ पे जो सरफेस है वो आपको हमेशा हार्ड और फ्लैट रखनी है। ओके, हार्ड एंड फ्लैट सरफेस। अब सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी का अगर सस्पेक्टेड पेशेंट है ट्रॉमा का, तो उसको पोजीशन कैसे देंगे आप, कौन सी पोजीशन दी जाएगी,
अगर पेशेंट कॉन्शियस है और अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो दो अलग अलग पोजीशन हो जाएगी यहाँ पे। ओके, अगर पेशेंट क्या है, कॉन्शियस है, कॉन्शियस पेशेंट है तो उस पेशेंट को आप सुपाइन पोजीशन दे सकते हैं, और अगर पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियस है, तो आपको प्रोन पोजीशन देनी है, साइड लाइंग पोजीशन नहीं देनी है पेशेंट को। ओके, यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि सर्वाइकल इंजरी के सस्पेक्टेड पेशेंट को आपको साइड लाइंग पोजीशन नहीं देनी है। अवॉइड लेटरल पोजीशन, लेटरल पोजीशन को क्या करना है, अवॉइड करना है। पेशेंट का हेड है वो हमेशा न्यूट्रल पोजीशन में होना चाहिए। ओके, हेड शुड बी इन न्यूट्रल पोजीशन, हेड हमेशा क्या रहना चाहिए, न्यूट्रल पोजीशन के अंदर रहना चाहिए। ओके, और इसके अलावा आपको क्या करना है, हार्ड फिलाडेल्फिया जो सर्वाइकल कॉलर है वो यूज में लेना। तो ये प्रिकॉशन को फॉलो करना है। आप ट्रोमा के पेशेंट में जो सर्वाइकल इंजरी के लिए क्या हो सस्पेक्टेड हो, और जितने भी ट्रोमा के पेशेंट होते हैं वो सभी सस्पेक्टेड होते हैं जब तक रूल आउट नहीं हो जाए, कंफर्म नहीं हो जाए। यूज हार्ड फिलाडेल्फिया कॉलर टू स्टेबलाइज सी स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन को क्या करना है, स्टेबलाइज करना है। ओके, इसके अलावा आपको स्टेबलाइज करने के बाद में क्या करेंगे, असेस करेंगे कि पेशेंट को सर्वाइकल स्पाइनल इंजरी है या फिर नहीं है। अब कौन कौन से मेथड होते हैं, कुछ मेथड होते हैं सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी को असेस करने के लिए, इसमें से आपको पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। ओके, तो क्या करेंगे, असेस करेंगे डॉक्टर, वैसे काम डॉक्टर का है लेकिन पता अपने को होना चाहिए। असेसमेंट ऑफ सर्वाइकल स्पाइन इंजरी, कुछ टेक्निक यूज में लेंगे। एक तो क्राइटेरिया यूज में लेते हैं जिसको बोलते हैं नेक्सस क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया, नेक्सस क्राइटेरिया। अब आपको एग्जाम में पूछ ले कि नेक्सस क्राइटेरिया कहाँ पे यूज में लिया जाएगा, तो सर्वाइकल स्पाइन इंजरी को असेस करने के लिए ट्रोमा के पेशेंट में नेक्सस क्राइटेरिया में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, ये वाले, नो पोस्टीरियर मिडलाइन सर्वाइकल टेंडरनेस, ओके, नो एविडेंस ऑफ द इंटॉक्सिकेशन, नॉर्मल लेवल ऑफ द अलर्टनेस, नो फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, नो पेनफुल डिस्ट्रैक्टिंग इंजरी। ये सब जो पॉइंट है ये असेस किए जाते हैं किसके अंदर, नेक्सस क्राइटेरिया के अंदर। ओके, एक होता है एक और क्राइटेरिया यूज में लिया जाता है जो होता है कैनेडियन सी स्पाइन रूल जिसको बोलते हैं। इसका ओनली आपको नाम याद रखना है, इसके अंदर ज़्यादा डिटेल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतना ही पूछेंगे खाली, कैनेडियन सी स्पाइन रूल कहाँ पे यूज में लिया जाएगा, तो सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी को असेस करने के लिए। ओके, एक स्केल यूज में ली जाती है जिसको बोलते हैं एशिया स्केल। एशिया, एशिया की फुल फॉर्म की बात करूँ तो अमेरिकन स्पाइनल एसोसिएशन स्पाइनल इंजरी, अमेरिकन स्पाइनल इंजरी एसोसिएशन, ओके, स्केल। एशिया स्केल यूज में ली जाएगी कहाँ पे, सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी को असेस करने के लिए। ओके, तो ये तो हो गया आपका पेशेंट का, आपने एयरवे सिक्योर कर दिया और इसके साथ में सी स्पाइन को क्या कर दिया, स्टेबलाइज कर दिया। नेक्स्ट पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट को इंट्यूबेट किया है आपने, तो पेशेंट की क्या देखेंगे, ब्रीथिंग और वेंटिलेशन को असेस करना है आपको। ओके, पेशेंट को इंट्यूबेट किया है या फिर पेशेंट नॉर्मल रेस्पिरेट कर रहा है, एयर जो एडजेंक्ट एयरवे है उसके साथ में। ओके, तो क्या करना है, पेशेंट की ब्रीथिंग और वेंटिलेशन को असेस करेंगे। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था ए के बाद में बी, तो ब्रीथिंग
और वेंटिलेशन, ब्रीथिंग और वेंटिलेशन, इसका असेस कैसे करेंगे? असेसमेंट ऑफ ब्रीथिंग की बात करें, असेसमेंट ऑफ ब्रीथिंग की बात करें तो सबसे पहले आप विजुलाइज कर सकते हैं चेस्ट वॉल के मोमेंट को, कि चेस्ट वॉल है जो मोमेंट कर रही है पेशेंट जब इंस्पायरेशन कर रहा है और एक्सपायरेशन कर रहा है या फिर नहीं कर रही है। तो सबसे पहला मेथड तो हो गया विजुलाइजेशन चेस्ट वॉल मोमेंट, विजुअलाइजिंग चेस्ट वॉल मूवमेंट। नेक्स्ट आप करेंगे रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ को, पेशेंट कितनी डेप्थ से रेस्पिरेट कर रहा है और उसकी रेट क्या है। रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ। इसके बाद में जो रेस्पिरेशन का पैटर्न है उसको देखेंगे, किसी साव पैटर्न है या फिर अदर कौन सा पेशेंट है, पेशेंट को टैकिपनिया है, ब्रेडिपनिया है। पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन। इसके अलावा पेशेंट जो असेसरी मसल है उसको यूज ले रहा है या फिर नहीं ले रहा है रेस्पिरेशन में, यूजेज ऑफ असेसर मसल्स इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में असेसरी मसल्स यूज में ले रहा है नहीं ले रहा है। ओके, ये तो हो गया असेसमेंट किसका? ब्रीथिंग का। इसके अलावा जो वेंटिलेशन है उसका असेसमेंट कैसे करोगे? असेसमेंट ऑफ वेंटिलेशन, यानी कि पेशेंट रेस्पिरेट तो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, वेंटिलेट हो रहा है प्रॉपर या नहीं हो रहा है। तो ये तो आप असेस कर लोगे बाई O2 सैचुरेशन से, O2 सैचुरेशन। ओके, ये O2 सैचुरेशन आप जब आप SpO2 प्रोप लगा के देखते हैं तो ये SpO2 कितना होना चाहिए? SpO2 should be more than 94% at room air। रूम एयर पे पेशेंट का SpO2 मोर देन 94% होना चाहिए, तो इसको बोलेंगे आप नॉर्मल, अदरवाइज पेशेंट को रिक्वायरमेंट होगी O2 की। ओके, अब बात करें कि पेशेंट का ये जो ब्रीथिंग है या फिर वेंटिलेशन है ये नहीं हो पा रहा है, इसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं ट्रोमा के पेशेंट में। मान लीजिए पेशेंट के ट्रोमा के पेशेंट को पेशेंट है जिसको एयरवे तो बिल्कुल पेटेंट है लेकिन पेशेंट ब्रीथिंग नहीं कर पा रहा है, वेंटिलेट नहीं कर पा रहा है, तो इसके क्या कॉज हो सकते हैं? कॉजेज ऑफ वेंटिलेशन प्रॉब्लम, वेंटिलेशन प्रॉब्लम के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? एक तो पेशेंट को क्या हो सकता है? टेंस न्यूमोथोरेक्स, पेशेंट को क्या हो गया? टेंशन न्यूमोथोरेक्स। आपने पढ़ा होगा कि अगर चेस्ट वॉल इंजरी हो गई है, ओके, तो एक साइड से मान लीजिए जो प्लूरल कैविटी है वो डैमेज हो गई तो एक साइड से एयर एंटर करेगी और ट्रेकिया को डेविएट कर देगी अपोजिट साइड में, एयर एंट्री होती जाएगी, लंग्स को एक्सपेंड होने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा, इसको बोलते हैं टेंशन न्यूमोथोरेक्स। इसका इमरजेंसी मैनेजमेंट होगा निडल थोरेसेंटेसिस, लार्ज बोर की निडल लीजिए और तुरंत आप क्या कर दीजिए, इन इंटरकोस्टल स्पेस में उस निडल को इंसर्ट कर दीजिए, जितनी भी एयर होगी वो क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। ओके, तो टेंशन न्यूमोथोरेक्स। फर्स्ट कॉज क्या होगा वेंटिलेशन प्रॉब्लम का? टेंशन न्यूमोथोरेक्स। इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या होगा? निडल थोरेसेंटेसिस। कैसे करेंगे? वाइड बोर का कैन्यूला, वाइड बोर की निडल, वाइड बोर की निडल डाल दो कहाँ पे? सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर। ओके, तो वहां से क्या हो जाएगी? एयर रिमूव हो जाएगी। उसके बाद में डेफिनेटिव टेंशन न्यूमोथोरेक्स का, ये तो टेम्पररी मैनेजमेंट हुआ। इमरजेंसी मैनेजमेंट,
हुआ, डेफिनेटिव मेजरमेंट हुआ। डेफिनेटिव मैनेजमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आईसीडी इंसर्ट करनी पड़ेगी। ओके, तो डेफिनेटिव मैनेजमेंट की बात करें कि यहाँ पे ये तो इमरजेंसी मैनेजमेंट है, एक बार आपने नीडल को क्या कर दिया, डाल दिया, ताकि ट्रैकियल डेविएशन नहीं हो, पेशेंट कोलैप्स नहीं हो जाए। डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या करना पड़ेगा, ट्यूब थोरेसेंटेसिस, ट्यूब थोरेसेंटेसिस क्या करना पड़ेगा आपको, आईसीडी इंसर्ट करनी पड़ेगी, इंसर्शन ऑफ आईसीडी एट ट्राइंगल ऑफ सेफ्टी, ट्राइंगल ऑफ सेफ्टी जहाँ पे मार्क करके क्या करेंगे आप आईसीडी को इंसर्ट कर देंगे। नॉर्मली कहाँ पे, ट्राइंगल ऑफ सेफ्टी में मिड जो एक्सिलरी लाइन है वहाँ पे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, कहाँ, एट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस ऑन मिड एक्सिलरी लाइन। ओके, ये हो गया। अगर बात करें ये जो न्यूमोथोरेक्स है ये कितने टाइप का, कौन कौन सा हो सकता है, न्यूमोथोरेक्स की बात करूँ तो एक तो होगा क्लोज न्यूमोथोरेक्स है, जिसके अंदर एयर एंट्री एक बार हो जाएगी, लेकिन फिर आपको यहाँ पे जो स्पेस है वो नहीं दिख रहा है, बिल्कुल क्लोज है। तो यहाँ पे एयर इन प्लूरल स्पेस एक बार तो है, लेकिन वो कहाँ एंटर हो रही है या फिर एग्जिट होने के लिए अभी स्पेस नहीं है, प्रेजेंट टाइम है, इसको बोलेंगे क्लोज। ओपन में क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक स्पेस यानी कि चेस्ट वॉल जो इंजरी है वो हो चुकी है और कंटिन्यूसली जो न्यूमोथोरेक्स हो रहा है एयर एंट्री हो रही है, क्योंकि अंदर नेगेटिव प्रेशर है, बाहर पॉजिटिव प्रेशर है। एक होता है टेंशन न्यूमोथोरेक्स, इसमें क्या होगा, यहाँ पे चेस्ट वॉल इंजरी होने की वजह से बाहर की साइड में प्लूरल स्पेस में एयर की एंट्री हुई। ओके, इसने प्लूरल स्पेस को कवर किया, एक साइड में लंग्स को कोलैप्स करते हुए ट्रेकिया को दूसरी साइड में धकेल दिया है, प्रेस कर दिया है, तो दूसरा लंग्स भी कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं आप टेंशन न्यूमोथोरेक्स। ओके, तो न्यूमोथोरेक्स तीन टाइप्स के हो गए, क्लोज, ओपन और टेंशन वाला। तो ये जो टेंशन न्यूमोथोरेक्स होता है ये सबसे डेंजरस होता है, इमरजेंसी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, नहीं तो पेशेंट का क्या हो जाता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है। तो ये तो हो गया किसका कॉज, फर्स्ट कॉज हो गया जो है वेंटिलेशन फेलियर का, वेंटिलेशन प्रॉब्लम का, एक तो टेंशन न्यूमोथोरेक्स हो गया। सेकंड क्या कॉज हो सकता है, मैसिव हीमोथोरेक्स हो सकता है, पेशेंट को चेस्ट वॉल की अगर इनर साइड की रिब्स की कहीं की इंजरी हुई है तो यहाँ पे जो अंदर की साइड में चेस्ट वॉल के अंदर ब्लड है वो अक्यूमुलेट हो गया, तो क्या होगा, हीमोथोरेक्स। तो मैसिव हीमोथोरेक्स, तो वो क्या करेगा, लंग्स को कोलैप्स कर देगा, एक्सपेंड होने के लिए स्पेस नहीं देगा, मैसिव हीमोथोरेक्स। और इसका सॉल्यूशन भी क्या है, आप आईसीडी इंसर्ट करो, आईसीडी। नेक्स्ट कॉज क्या हो सकता है, वेंटिलेशन फेलियर का, तो फ्लेल चेस्ट विथ पल्मोनरी कॉन्ट्यूजन। ओके, फ्लेल चेस्ट क्या होगा, रिब्स अगर डैमेज हो जाए और उसकी वजह से पेशेंट के लंग्स कोलैप्स हो जाए या फिर लंग्स इंजरी हो जाए। फ्लेल चेस्ट विथ पल्मोनरी कंट्यूजन, पल्मोनरी कंट्यूजन इट मीन्स कि पेशेंट के लंग्स है वो डैमेज हो जाए, उसके अंदर इंजरी हो जाए, तो जो जितना भी वेंटिलेशन आउट हो जाएगा वो वहाँ से एयर लीक होती रहेगी। ओके, यहाँ पे अगर पल्मोनरी कंटीजन हो जाए तो अंदर जितनी भी O2 जा रही है वो जहाँ से लंग्स डैमेज हुआ है वहाँ से क्या करती जाएगी, लीकेज होती जाएगी। तो इस कंडीशन में जो सीवियर पल्मोनरी कंटीजन होता है वहाँ पे एग्रेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे FiO2 100 रखी जाएगी, पेशेंट का पीप है वो 10 के आसपास रखा जाएगा, ब्रीथिंग रेट है वो 40 के आसपास रखी जाएगी। तो ओके, क्या होगा कि फॉर सीवियर पल्मोनरी कंट्यूजन aggressive mechanical ventilation performed। चलिए, इस तरीके से आपने क्या कर दिया, ब्रीथिंग को असेस कर दिया। अब ए और बी कंप्लीट हो गया, अपन आगे बढ़ते हैं सी की तरफ। क्या देखेंगे, पेशेंट का सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन में आप क्या देख रहे हैं कि पेशेंट का सर्कुलेशन यानी कि जो कहीं से पेशेंट को ब्लीड तो नहीं हो रहा है, एक्टिव ब्लीडिंग तो नहीं है, कोई ऑर्गन डैमेज तो नहीं है जहाँ से ब्लीड हो रहा हो, कोई आर्टरी कोई वेन रप्चर तो नहीं हो रखी। तो आप क्या करेंगे, सर्कुलेशन विच हेमरेज कंट्रोल।
सर्कुलेशन के साथ में कहीं से ब्लीड कर रहा है तो उसको भी आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है। सर्कुलेशन विथ हेमरेज कंट्रोल, ये अपन ए बी ब्रीथिंग को कंप्लीट करते हुए सी फॉर सर्कुलेशन पे आ गए। ठीक है, सी फॉर सर्कुलेशन अपन क्या देख रहे हैं, प्राइमरी सर्वे देख रहे हैं ATLS के अंदर, कहीं भूल नहीं जाए। ATLS के अंदर क्या देख रहे हैं, प्राइमरी सर्वे, सेकेंडरी सर्वे आना है अभी। ओके, ATLS के अंदर प्राइमरी सर्वे के अंदर क्या क्या था, ABCDE, A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीथिंग, ब्रीथिंग को देख लिया, एंड C फॉर सर्कुलेशन की तरफ आए अपन। ओके, तो सर्कुलेशन को असेस करेंगे, यहाँ पे कहीं से एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है तो उसको कंट्रोल करेंगे। अब सबसे बढ़िया तरीका क्या है हेमरेज को कंट्रोल करने का, जहाँ से अगर एक्सटर्नल कोई ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पे आप प्रेशर अप्लाई कर दो। बेस्ट वे टू कंट्रोल हेमरेज, हेमरेज को कंट्रोल करने का सबसे बढ़िया तरीका, बेस्ट तरीका क्या है, अप्लाई एडिक्वेट एक्सटर्नल प्रेशर। अप्लाई एडिक्वेट एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर क्या कर दो, अप्लाई कर दो। फिर क्या करना है आपको, सर्कुलेशन को असेस करना है। अगर एक्सटर्नल कोई ब्लीडिंग दिख रही है तो सबसे पहले प्रेशर अप्लाई करो, फिर सर्कुलेशन को असेस करो। असेस सर्कुलेशन। ओके, अब सर्कुलेशन को असेस करने के लिए पेशेंट को हेमोडायनेमिकली स्टेबल है या फिर नहीं है, ये देखेंगे कि पेशेंट कहीं शॉक में तो नहीं जा रहा है। ओके, पेशेंट के शॉक के साइन देखेंगे, क्योंकि जब पेशेंट को एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगी तो पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर चला जाएगा। ओके, तो द प्राइमरी गोल इज टू लुक फॉर शॉक, यानी कि हीमोडायनेमिकली और नॉट। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ शॉक इन ट्रोमा की बात करें तो क्या कॉज होगा, शॉक का मोस्ट कॉमन कॉज ट्रोमा में होगा, पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी, हेमरेज हो जाएगा। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ शॉक इन ट्रोमा क्या होगा, हेमरेज। ओके, अब सर्कुलेशन को आपको क्या करना है, असेस करना है। सर्कुलेशन असेसमेंट फर्स्ट रहेगा। सर्कुलेशन असेस करने के लिए पेशेंट का पल्स रेट, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखो, वाइटल्स देखो, क्या रहेगा, असेस वाइटल्स। वाइटल्स के अंदर पेशेंट का देखो पल्स रेट। ओके, पल्स रेट नॉर्मल है या फिर टैकीकार्डिया है, तो टैकीकार्डिया किसके साइन होते हैं कि पेशेंट को कहीं ना कहीं ब्लीडिंग हो रही हो। ओके, हेमरेज है। पेशेंट की पल्स रेट देखो और पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर SBP, या फिर आप में यूज कैपिलरी रिफिल टाइम, जिसको मैं CRT लिख रहा हूँ, कैपिलरी रिफिल टाइम भी यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। ओके, अगर क्या है ये वाइटल्स जो आपने असेस किए, ये मान लीजिए पेशेंट की पल्स रेट मोर देन 100 पर मिनट हो, ये जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये लेस देन 60 to 90 mm ऑफ Hg हो, और ये जो कैपिलरी रिफिल टाइम आपने देखा है ये मोर देन 2 सेकेंड्स हो, तो ये सब साइन किसके हैं, शॉक के। ओके, तो ये हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल वाइटल्स है। ये सजेशन किसका है कि पेशेंट कहीं ना कहीं ब्लीड कर रहा है, पेशेंट शॉक में जा रहा है। हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट, सजेस्टिव ऑफ शॉक, कि पेशेंट कहीं ना कहीं क्या जा रहा है, शॉक में जा रहा है, स्टेबल नहीं है। अब इस पेशेंट को क्या करोगे आप,
पेशेंट का मैनेजमेंट कैसे करोगे, ये जो हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट है और आपने कंफर्म कर लिया कि कहीं ना कहीं पेशेंट को हेमरेज या ब्लीड हो रहा है और पेशेंट शॉक में जा रहा है। मैनेजमेंट ऑफ हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट, अनस्टेबल पेशेंट हीमोडायनेमिकली जो अनस्टेबल है उसको मैनेज करना है आपको। फर्स्ट वन क्या करोगे आप, दो लार्ज बॉल के पेशेंट के कैन्यूला इंसर्ट करोगे बड़ी साइज के, वो 14 से लेके 16 तक हो सकते हैं। पुट 2 लार्ज बोर आईवी कैन्यूला 14 to 16 गेज के। ओके, यहाँ पे अगर आइडियल की बात करूँ तो आइडियल रहेगा आपका 16 गेज का। ओके, ट्रोमा के पेशेंट के लिए कौन सा कैनुला, अगर एक ही नंबर में पूछे तो 16 गोज का कैनुला। ओके, और मिनिमम साइज़ का पूछे तो 18 गोज से जो स्मॉल साइज़ का कैनुला तो डालना ही नहीं है। ओके, मिनिमम गोज साइज मिनिमम गोज कैनुला इन इमरजेंसी, तो ये तो होगा 18 गेज का कैनुला, इससे छोटा आपको नहीं डालना। ओके, यहाँ पे अगर पेशेंट को मान लीजिए आईवी लाइन इंसर्शन पॉसिबल नहीं है, कैनुला के लिए वैन नहीं मिल रही है पेशेंट को, या एडिमा हो या फिर अदर किसी भी कंडीशन की वजह से आईवी लाइन पॉसिबल नहीं है, तो इमरजेंसी में आप क्या करेंगे, इंट्राओसियस कैनुला इंसर्ट करेंगे और इंट्राओसियस फ्लूइड को इंसर्ट करेंगे। if IV line insertion is not possible, then तो इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या रहेगा, इंट्रा ओसियस इंसर्शन। उसी कैनुला को इंट्रा ओसियस डालोगे, बोन के अंदर आप डालोगे और वहाँ से फ्लूइड को इंसर्ट करना स्टार्ट कर दोगे, वेट नहीं करोगे कि लगे नहीं लगे। ठीक है, अब मोस्ट कॉमन साइट की बात करूँ कि इंट्रा ओसियस कैथेटर डालेंगे तो मोस्ट कॉमन साइट कौन सी यूज में लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन चुका है। मोस्ट कॉमन साइट, ओके, बिलो टीबियल ट्यूबरसिटी या फिर उसको बोल सकते हैं प्रोक्सिमल 1/3 ऑफ द टीबिया, आपके लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर साइट मोस्ट कॉमन की बात करूं तो बिलो टीबियल ट्यूबरसिटी, जस्ट नी जॉइंट से नीचे टीबियल ट्यूबरसिटी, या फिर इसी साइड को अपन बोलते हैं प्रोक्सिमल 1/3 ऑफ टीबिया। प्रोक्सिमल 1/3 जो पार्ट होता है टीबिया का, वहां पे टीबिया बोन का। ओके, it can be done in any group, any age group, it can be done in any age group, ये किसी भी एज ग्रुप में डाल सकते हैं आप, कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है इसके अंदर। ओके, या फिर क्या कर देना है, किसी वेन को कट करो और डायरेक्टली उसके अंदर कैनुला इंसर्ट करो। कौन सी वेन, सबसे पहले ग्रेट सिफेनियस वेन की बात करूँ तो ये तो विजुअलाइज होती है, या फिर इसकी लोकेशन पता होती है, तो यहाँ पे एक ब्लेड से कट लगाइए और तुरंत उस वेन को बाहर निकाल कर डायरेक्टली यहाँ पे कैनुला इंसर्ट कीजिए। मेथड कौन सा होगा, वीनस कट डाउन, ग्रेट सिफेनियस वेन। कौन सी वैन होगी, ग्रेट सिफेनियस वैन। चलिए, ये तो आपने इमरजेंसी में मैनेज किया है आईवी लाइन को, इसका डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या है, पेशेंट को सेंट्रल लाइन इंसर्ट करनी है। ये इमरजेंसी में नहीं कर सकते, इसके लिए यूएजी, सेंट्रल लाइन, आपको स्टेराइल फील्ड वगैरह सब चाहिए। तो इमरजेंसी में आपने क्या किया, यहाँ तो लार्ज बॉल के 2 कैनुला डाले, अगर आपको कैनुला के लिए आईवी एक्सेस नहीं मिल रहा है तो आप इंट्राओसियसली डालोगे। ओके, तो डेफिनेटिव मैनेजमेंट तो क्या होगा, सेंट्रल लाइन। डेफिनेटिव
मैनेजमेंट की बात करूँ तो वो तो एक ही है, और वो क्या है, सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन क्या है, डेफिनेटिव मैनेजमेंट। ओके, मोस्ट कॉमन वैन सेंट्रल लाइन के लिए कौन सी यूज में ली जाएगी, इंटरनल जुगलर वैन। कौन सी, इंटरनल जुगलर वैन। सब क्लेवियन वैन भी यूज में लेते हैं, सब क्लेवियन वैन भी यूज में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे रिस्क रहता है न्यूमोथोरेक्स होने का। ओके, इंसर्ट करते टाइम यहाँ से नीडल घुस सकती है लंग्स के अंदर, तो यहाँ पे क्या रह सकता है, न्यूमोथोरेक्स का रिस्क, हाई रिस्क फॉर न्यूमोथोरेक्स। ओके, या फिर डालो फीमोरल वैन के अंदर, यहाँ पे रिस्क रहता है इन्फेक्शन का सबसे ज़्यादा, हाई रिस्क फॉर इन्फेक्शन। तो फीमोरल वैन के अंदर तो किसका रिस्क है, इन्फेक्शन का, जबकि सब क्लेवियन वैन के अंदर किसका है, न्यूमोथोरेक्स का। मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है, इंटरनल जुगलर वैन। ये तो हो गया डेफिनेटिव मैनेजमेंट का। चलिए, इस तरीके से क्या कर दिया आपने, लार्ज बोर के कैनुला है, या फिर आपने सेंट्रल लाइन डाल दी पेशेंट को फ्लूइड इंसर्ट करने के लिए। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, पेशेंट का जितना ब्लड लॉस हुआ है, जितना फ्लूइड लॉस हुआ है, उसको क्या करना है, रिससिटेट करना है, रिप्लेस करना है। रिससिटेशन, यहाँ उसको बोलेंगे अपन डैमेज कंट्रोल, डैमेज कंट्रोल रिससिटेशन, डैमेज कंट्रोल रिससिटेशन, यानी कि जितना फ्लूइड लॉस हुआ है, जितना ब्लड लॉस हुआ है, उसको रिप्लेस करो आप। ओके, एंटीसिपेट एंड ट्रीट ट्रोमेटिक कोगुलोपैथी। ओके, यहाँ पे एंटिसिपेट करना है कि कितना ब्लड लॉस हुआ होगा उसको, और जितना ब्लड लॉस हुआ है उसको क्या करना है, रिप्लेस करना है। यहाँ पे क्या करना है, पेशेंट को जो हाइपोटेंशन है उसको कंट्रोल करना है, कंट्रोल हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन क्यों हो रहा है, ड्यू टू द फ्लूइड लॉस, ड्यू टू द ब्लड लॉस, ड्यू टू द हाइपोवोलेमिक शॉक। ब्लड भी इंसर्ट करना है, इसलिए क्रिस्टलॉइड जो जितने आपके जो RL हो गया, NS हो गया, DNS हो गया, इसको बोलते हैं अपन क्रिस्टलॉइड फ्लूइड्स। ओके, इनको लिमिट रखना है, लिमिट क्रिस्टलॉइड्स इन्फ्यूजन। ओके, क्योंकि लॉस ब्लड हो रहा है, ओनली फ्लूइड रिप्लेस नहीं करना है, इसके साथ में आपको जो कंसंट्रेशन लॉस हो रही है उस सबको रिप्लेस करना पड़ता है, ओनली फ्लूइड से काम नहीं चलता, तो इसको क्या करना है, लिमिट करके रखना होता है। ओके, और डैमेज कंट्रोल की सर्जरी भी रिससिटेशन में आएगी, क्योंकि मान लीजिए कहीं पेशेंट का कोई ऑर्गन डैमेज हो गया, कहीं से ब्लीड हो रही है, आर्टरी डैमेज हो गई, तो उसकी सर्जरी ही उसका क्या है, डेफिनेटिव मैनेजमेंट है। तो डैमेज कंट्रोल सर्जरी इज ऑल्सो ए रिससिटेशन मेथड। और क्या करेंगे, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि लॉस तो क्या हो रहा है, ब्लड हो रहा है, तो डेफिनेटिव मैनेजमेंट तो होगा कि आप क्या करो, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करो, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हमेशा रेशियो रहता है आपका 1:1:1, यानी कि आप एक PRBC ट्रांसफ्यूज करोगे, एक FFP और एक प्लाज्मा, एक प्लेटलेट्स। PRBC रेशियो, प्लाज्मा रेशियो, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स 1:1:1 ट्रोमा के अंदर। ओके, अब बोलेंगे आपकी ये जो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि आप मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसको बोलेंगे, किसको कहेंगे मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, तो अगर क्या हो जाए, रिप्लेसमेंट ऑफ 1
entire blood volume within 24 आवर्स। ओके, अगर आपकी बॉडी का जितना भी ब्लड है आपकी बॉडी के अंदर 5 to 6 लीटर नॉर्मल पर्सन के अंदर ये रिप्लेस हो जाए विद इन 24 आवर्स, यानी कि ये लॉस हो जाए, नए से हटा दिया जाए, रिप्लेस हो जाए कम्प्लीटली, तो उसको बोलेंगे मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ 50% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम विद इन 3 आवर्स। 3 घंटे के अंदर बॉडी का 50% फ्लूइड वॉल्यूम है उसको रिप्लेस कर दिया जाए, 24 घंटे के अंदर टोटल फ्लूइड को रिप्लेस कर दिया जाए, या फिर ट्रांसफ्यूजन ऑफ मोर देन 4 यूनिट ऑफ PRBC इन 1 आवर्स। या फिर 1 घंटे के अंदर आप मोर देन 4 यूनिट PRBC उस पेशेंट को ट्रांसफ्यूज कर दो, 1 घंटे के अंदर 4 PRBC। यहाँ फिर ये सब शर्तें हैं जिसको अपन मैसिव ट्रांसफ्यूजन बोल सकते हैं। या फिर ट्रांसफ्यूजन ऑफ मोर देन 10 यूनिट्स PRBC इन 24 आवर्स। या फिर मोर देन 10 यूनिट PRBC आप क्या कर दो, पेशेंट को इन्फ्यूज कर दो विद इन 24 आवर्स, और या फिर मोर देन 4 यूनिट कर दो विद इन 1 आवर्स। तो ये सब की क्या है, कंडीशंस है जिसको अपन बोल सकते हैं मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, तो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है पेशेंट को। इसके अलावा हाइपोटेंशन को कंट्रोल करना है, कंट्रोल हाइपोटेंशन। ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे, फ्लूइड ट्रांसफ्यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हाइपोटेंशन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उस ब्लड लॉस हो रहा है उसको क्या करेंगे, रोक देंगे अपन। तो कीप सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बिटवीन, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसको विद इन 70 to 90 mm ऑफ Hg और मोर क्या रखना है, 70 to 90 mm ऑफ Hg रखना है आपको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और या फिर उससे ज़्यादा, ताकि क्या हो जाएंगे, एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन हो सके टू मेंटेन परफ्यूजन। ओके, बॉडी के एवरी टिश्यू को ब्लड सप्लाई तभी होगी जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mm ऑफ Hg से क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ओके, लिमिट क्रिस्टलॉइड इन्फ्यूजन, ये भी देखा था अपन, लिमिट क्रिस्टलॉइड्स इन्फ्यूजन। जो फ्लूइड्स है आपको NS हो गया, RL DNS हो गया, ये भी आपको लिमिट रखना है। ओके, बात करूँ तो लिमिट क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम 1 to 2 लीटर ऑफ वॉर्म, सो के अंदर वॉर्म सलाइन इन्फ्यूज करते हैं, वॉर्म क्रिस्टेलॉइड सॉल्यूशन, RL इज बेस्ट देन NS। 100 के अंदर कौन सी कंडीशन में जब ब्लड लॉस हो रहा हो तो RL इन्फ्यूज करते हैं। मैक्सिमम 1 to 2 लीटर होनी चाहिए जब पेशेंट को हाइपोटेंशन हो रहा हो, तो इमरजेंसी की कंडीशन में, ठीक है। बाद में फ्लूइड मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी में 1 to 2 लीटर से ज़्यादा आपको फ्लूइड इन्फ्यूज नहीं करना। ओके, यहाँ पे ये तो था आपका ओल्ड डाटा, ओल्ड एडिशन के अंदर, ATLS की ओल्ड एडिशन के अंदर, ओल्ड एडिशन। यहाँ बात करूँ अगर न्यू एडिशन की, तो अकॉर्डिंग टू ATLS 10th एडिशन क्या करना है, 1 लीटर ऑफ वार्म क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन इन एडल्ट, एडल्ट के अंदर 1 लीटर क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन। ओके, 1 लीटर में से 1 लीटर से ज़्यादा इन्फ्यूज नहीं करना है, 1 लीटर में से 250 ml तो कर देना है बोलस इनिशियली,
और अगर जो 250 आपने इन्फ्यूज़ किया है और उसकी वजह से शॉक के जो सिम्टम्स है वो थोड़े से कम हुए हैं, पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है, इफ़ शॉक रिस्पॉन्स देन गिव फर्दर। अगर शॉक के सिम्टम्स है वो डिक्रीज हो रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहा है पेशेंट, तो आपको फर्दर देना है, नहीं तो क्या करना है, इसको बंद कर देना है, लिमिट कर देना है। अदरवाइज लिमिट इट एंड स्टार्ट मास ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या करना है, अदरवाइज इसको बंद कर देना है और मास ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर देना है। ओके, बच्चों के अंदर जो क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन होते हैं देने का, उसका रेंज क्या रहेगा या फिर रेट क्या रहेगी, 20 ml पर केजी देना है आपको। बच्चों के अंदर अगर उनको कोई ट्रॉमा हो जाए तो वॉर्म क्रिस्टलॉइड्स इन चिल्ड्रन, इससे ज़्यादा आपको, हाँ ओके, एडल्ट के अंदर न्यू गाइडलाइन के अंदर 1 लीटर से ज़्यादा नहीं देना है, और बच्चों को आपको 20 ml पर केजी से ज़्यादा नहीं देना है शॉक के अंदर। ओके, तो यहाँ बात करें कि अगर पेशेंट जो आपने फ्लूइड इन्फ्यूज़ किया है उससे रिस्पॉन्स कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ओके, या फिर टिश्यू परफ्यूजन प्रॉपर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इसको असेस कैसे करेंगे आप, नोट द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ टिश्यू परफ्यूजन इन ट्रोमा, या फिर उसी को बोल सकते हैं अपन एडिक्वेसी ऑफ फ्लूइड रिएससिटेशन। तो वो क्या है, पेशेंट का यूरिन आउटपुट। शॉक का पेशेंट है, एडिक्वेट फ्लूइड रिप्लेसमेंट हुआ है या फिर नहीं हो रहा है ये, या फिर पेशेंट उसके लिए उससे रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है, टिश्यू परफ्यूजन प्रॉपर नहीं हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इसको इंडिकेट करेगा यूरिन आउटपुट। ये यूरिन आउटपुट एडल्ट के अंदर कितना होना चाहिए, मोर देन 0.5 ml पर केजी पर आवर। बच्चों के अंदर पेडियाट्रिक्स है, बच्चे हैं तो उनके अंदर होना चाहिए मोर देन 1 ml पर केजी पर आवर। उससे ज़्यादा यूरिन आउटपुट है, इट मीन्स पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है, एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा है। अदरवाइज क्या है, एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ पे अगर मास ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है बच्चों को तो उसके लिए ATLS की अलग गाइडलाइन है। अकॉर्डिंग टू ATLS मैनुअल 10th एडिशन, पेडियाट्रिक्स मास ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल। पेडियाट्रिक्स में बच्चों के अंदर जो ट्रांसफ्यूजन के का प्रोटोकॉल क्या है उसकी बात करूं तो इनिशियल करना है 20 ml पर केजी, क्या देना है, बोलस वार्म आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड। ओके, ये देने के बाद इनिशियल तो क्या देना है, 20 ml पर केजी बोलस वार्म आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड हो गया जैसे कि RL। ओके, और ये देने की वजह से अगर पेशेंट के जो शॉक है के साइन है उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं है, शॉक साइन एंड सिम्टम्स नॉट इम्प्रूव, अगर ये फ्लूइड देने की वजह से भी असाइल्ड के जो शॉक के साइन और सिम्टम्स है वो इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं, गेट बंद, then followed by 10 to 20 ml
पर केजी PRBC ट्रांसफ्यूज करनी है। यही स्पीड से 10 to 12 ml 10 to 20 ml पर केजी से आपको क्या करना है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इन्फ्यूज करना है। ओके, और यहीं से 10 to 20 ml पर केजी से क्या करना है, आपको प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज करनी है, क्योंकि आपने पढ़ा था रेशियो अपने को 1:1:1 फॉलो करना है ट्रांसफ्यूजन में। तो इनिशियली क्या देना है, 20 ml पर केजी बोलस वार्म आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड जैसे कि RL हो गया। अगर इससे पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, देन अपन क्या करेंगे, उस पेशेंट में ट्रांसफ्यूजन करेंगे। और ट्रांसफ्यूजन भी कितना, 10 to 20 ml पर केजी PRBC, 10 to 20 ml पर केजी FFP एंड देन 10 to 20 ml पर केजी प्लेटलेट्स, यानी कि रैंडम डोनर प्लेटलेट्स करेंगे। ओके, इसके अलावा अगर पेशेंट को क्या है, आपने नाम सुना होगा ट्रानेक्जा, क्या करता है, क्लोटिंग को इम्प्रूव करता है। पेशेंट को अगर कहीं से भी ब्लीडिंग होती है तो कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं, ट्रानेक्जिम एसिड नाम से इंजेक्शन आता है, जिसको ट्रानेक्जा बोलते हैं अपन। ओके, ट्रानेक्जा को कब रिकमेंडेड करेंगे, रिकमेंड्स ऑफ यूज ऑफ tranexamic acid in hypotensive ट्रोमा पेशेंट। ओके, हाइपोटेंशन है जिसको, ट्रोमा के पेशेंट है जिसको ब्लीडिंग हो रही हो या फिर हाइपोवोलेमिक शॉक में जा रहा हो, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ट्रानेक्जा यूज़ कर सकते हैं। ऑल ट्रोमा पेशेंट जिसका क्या हो, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो लेस देन 90 mm ऑफ HGO, और उसका पल्स रेट क्या हो, मोर देन 110 पर मिनट हो, उन पेशेंट्स में आप क्या लगा सकते हैं, ये ट्रानेक्जा लगा सकते हैं। रूट की बात करें, कौन से रूट से लगाएंगे आप, इंट्रावीनस रूट से। और डोज की बात करें तो आप 1 ग्राम उसको देंगे बोलस, 1 ग्राम इन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के अंदर आपको क्या कर देना है, 1 ग्राम बोलस दे देना है, 1 ग्राम इन 10 मिनट्स, फॉलोवेड बाय 1 ग्राम ओवर 8 आवर्स। ओके, फिर 1 ग्राम 8 आवर्स के अंदर देंगे। ओके, ये हो गया आपका कंप्लीटली सर्कुलेशन को आपने क्या कर दिया, मैनेज कर दिया। पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है उसको कंट्रोल कर दिया, और सर्जरी से कंट्रोल किया। फिर अगर जितना फ्लूइड लॉस हुआ है उसको रिप्लेस कर दिया ब्लड ट्रांसफ्यूजन से और फ्लूइड रिप्लेसमेंट से। इसके बाद में यानी कि कहाँ तक पहुँच गए अपन, ABC तक। देन डिसेबिलिटी, देन अपन जाएंगे D की तरफ और देखते हैं डिसेबिलिटी को। D फॉर डिसेबिलिटी। ओके, डिसेबिलिटी को अपन जो ब्रीफ न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन से यहाँ पे असेस करेंगे, क्योंकि डिटेल में नहीं, यहाँ पे प्राइमरी सर्वे कर रहे हैं अपन, और ब्रीफ एग्जामिन करके पेशेंट की डिसेबिलिटी को असेस करना है। ओके, तो ये कैसे असेस कर सकते हैं अपन, इट कैन बी असेस्ड बाय ग्लासगो स्केल असेस कर सकते हैं अपन ब्रीफली। पेशेंट का प्यूपिल है वो देख सकते हैं, प्यूपिल की साइज, इक्वलिटी और रिएक्शन है, ये देख के अपन पेशेंट की डिसेबिलिटी को असेस कर सकते हैं। It can be assessed by a brief neurological examination। इसमें ब्रीफ न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, असेस ग्लासगो स्केल एंड देन असेस प्यूपिल। GCS को असेस करेंगे, प्यूपिल को असेस करेंगे। प्यूपिल के अंदर क्या देखेंगे अपन, प्यूपिल की साइज देखना है, प्यूपिल की जो इक्वलिटी है वो देखना है, और इसके अलावा प्यूपिल का रिएक्शन देखना है, प्यूपिल रिएक्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है उसका रिएक्शन देखना है, ये देखेंगे अपन डिसेबिलिटीज के अंदर। ओके, तो सबसे पहले अपन क्या देख रहे हैं यहाँ पे, GCS।
ग्लासगो कॉमा स्केल। अब मैं जीसीएस की बात करूं या फिर कंपोनेंट ऑफ जीसीएस की बात करूं, कंपोनेंट कि जीसीएस में क्या क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ जीसीएस अ टेबल। मैक्सिमम जीसीएस स्कोर कितना हो सकता है, 15। ओके, 15 हो सकता है। इसके अंदर अपन क्या देखेंगे, पेशेंट का आई मूवमेंट देखेंगे। ओके, इसके अलावा वर्बल आई रिस्पॉन्स देखेंगे जिसके मैक्सिमम 4 नंबर है। इसके अलावा वर्बल रिस्पॉन्स देखेंगे जिसके मैक्सिमम 5 नंबर है। ओके, और मोटर रिस्पॉन्स देखेंगे जिसके मैक्सिमम 6 नंबर है। टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल आपके नंबर की बात करूँ तो वो हो जाएंगे 15। किसकी बात करें अपन, कंपोनेंट्स की। ओके, तो जीसीएस के अंदर कंपोनेंट की 3 कंपोनेंट है। इसके अंदर अपन क्या देख रहे हैं, एक तो पेशेंट का आई रिस्पॉन्स, एक पेशेंट का देख रहे हैं अपन वी फॉर वर्बल रिस्पॉन्स, यानी कि पेशेंट बात कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ओके, एंड थर्ड वन देख रहे हैं अपन
मोटर रिस्पॉन्स, यानी कि पेशेंट मूवमेंट कर रहा है, ओके, उसकी एक्सट्रीमिटी की, उसकी बॉडी की एक्टिविटी है या फिर नहीं है। तो ये तीन चीज़ें अपन देखते हैं किसके अंदर, ग्लासगो कॉमा स्केल के अंदर, ओके। अब कंपोनेंट्स ये हो गए आपके। फिर मैक्सिमम जीसीएस स्कोर की बात करें तो मैक्सिमम स्कोर कितना होता है, 15 स्कोर होता है। ग्लासगो कॉमा स्केल पूरी यूज में ली जाती है, इसमें मैक्सिमम नंबर कितने होंगे, 15 होंगे, ओके। मैक्सिमम नंबर देंगे अपन आई रिस्पॉन्स के लिए 4, ओके। वर्बल रिस्पॉन्स के लिए मैक्सिमम देंगे अपन 5 और मोटर रिस्पॉन्स के लिए देंगे 6। यानी कि आई के लिए नंबर स्टार्ट होंगे किससे, मिनिमम की बात करें तो, मिनिमम की बात करें तो यहाँ पे तो आई रिस्पॉन्स के लिए मिनिमम 1 मैक्सिमम 4, वर्बल के लिए मिनिमम 1 मैक्सिमम 5 एंड मोटर के लिए मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 6, ओके। तो मैक्सिमम को टोटल करेंगे अपन तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 15, ओके। और मिनिमम स्कोर की बात करें कि मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम ग्लासगो कॉमा स्केल स्कोर वो होगा 3, क्यों, क्योंकि मिनिमम कितना है 1 1 1 तीनों के लिए, तो तीनों को 1 1 करेंगे, E1 V1 एंड M1 करेंगे तो टोटल हो जाएगा स्कोर 3, ओके। यहाँ पे बेस्ट इंडिकेटर है आउटकम का, वो क्या है कि पेशेंट रिकवर हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। सबसे बेस्ट इंडिकेटर इसमें अगर आपको पूछ ले कि तीनों पैरामीटर्स के अंदर कौन सा होगा, द बेस्ट इंडिकेटर, द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ आउटकम, तो वो होता है मोटर रिस्पॉन्स। कौन सा होता है, मोटर रिस्पॉन्स, ओके। यहाँ पे बात करें कि अगर जीसीएस कितना हो तो पेशेंट को जो है इंट्यूबेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इंडिकेशन ऑफ द इंट्यूबेशन की बात करें अकॉर्डिंग टू द जीसीएस, इंडिकेशन ऑफ इंट्यूबेशन और रिस्क फैक्टर फॉर कॉमा, यानी कि जीसीएस स्कोर कितना है तो पेशेंट को इंट्यूबेट करने की रिक्वायरमेंट है और वहाँ पे रिस्क रहता है कि पेशेंट कॉमा में भी जा सकता है, तो लेस देन या फिर इक्वल 8, यानी कि जीसीएस है वो या तो 8 हो या फिर 8 से कम हो तो पेशेंट को डेफिनेटली इंट्यूबेट तो करना ही है, और यहाँ पे रिस्क रहता है कि पेशेंट कॉमा में भी जा सकता है, ओके। यहाँ पे चलिए जीसीएस को कैसे असेस करते हैं उसकी एक टेबल अपन देख लेते हैं। यहाँ पे टेबल की बात करें चलिए, दिस इज द जीसीएस टेबल, ग्लासगो कॉमा स्केल टेबल। एक साइड में रिस्पांस है, एक साइड में बिहेवियर, किसका देखेंगे, आई ओपनिंग रिस्पांस देखेंगे अपन पेशेंट की, पेशेंट की आई ओपनिंग है वो कितनी है, ओके। चलिए, पेशेंट ऑटोमेटिकली बिना कोई कहे ऑटोमेटिकली पेशेंट क्या कर रहा है, स्पॉन्टेनियसली आई ओपनिंग है, देन अपन उसको 4 नंबर देंगे, ओके। और अगर पेशेंट को अपन आवाज़ लगा रहे हैं उसके नाम से या फिर अदर किसी काम से पेशेंट को आवाज़ लगा रहे हैं, देन पेशेंट आई ओपन कर रहा है टू स्पीच, तो 3 नंबर। और पेशेंट को अगर वॉइस से आवाज़ लगाने से स्पीच से पेशेंट आई ओपन नहीं कर रहा है, उसको पेन अपन क्या कर रहे हैं, पेन दे रहे हैं, जैसे कि पेशेंट को टच करके अपन क्या होगा, पिंच करेंगे उसकी स्किन तो उसको पेन होगा, ओके। तो पेन को रिस्पॉन्स करके पेशेंट आई ओपनिंग कर रहा है, देन 2 नंबर। और कुछ भी का लो आई ओपन नहीं है, देन नंबर 1। फिर अपन वर्बल रिस्पॉन्स की बात करें तो ओरिएंटेड टू द टाइम पर्सन एंड प्लेस, जब पेशेंट क्या है TPP के लिए ओरिएंटेड है, यानी कि उसको पता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ और क्या टाइम हुआ है, किस वक्त पे हूँ, ओके। तो ये तो हो गया 5 नंबर। कन्फ्यूज है पर्सन, ओके, उसको पता नहीं चल रहा है मैं कहाँ हूँ, थोड़ा कन्फ्यूज लग रहा है, देन 4 नंबर। इनअप्रोप्रिएट वर्ड, यानी कि पेशेंट क्या बोल रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है,
ओके, लेकिन बोल जरूर रहा है। देन आप क्या देंगे 3 नंबर्स इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड्स, यानी कि पेशेंट बोल नहीं पा रहा है, बिल्कुल कुछ साउंड ई आ ऐसे निकल रही है। देन क्या बोलेंगे अपन, उसको 2 नंबर देंगे, और कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो 1 नंबर देंगे। मोटर की रिस्पॉन्स की बात करूँ तो आपकी कमांड को फॉलो कर रहा है, आप पेशेंट को बोल रहे हैं कि आपने हाथ उठाइए, लेफ्ट उठाइए, राइट उठाइए, कमांड को फॉलो कर रहा है। देन 6 ओके, मूव्स टू लोकलाइज्ड पेन, लोकलाइज्ड पेन दे रहे हैं, फिर अपनी एक्सट्रीमिटी को मूव कर रहा है, बॉडी को मूव कर रहा है, तो 5 नंबर। ओके, फ्लेक्स टू विड्रॉल फ्रॉम द पेन, आप पेन दे रहे हैं और पेशेंट फ्लेक्स कर रहा है अपनी एक्सट्रीमिटीज़ को, देन 4 नंबर। एबनॉर्मल फ्लेक्शन और अबनॉर्मल एक्सटेंशन, अबनॉर्मल फ्लेक्शन है तो 3 नंबर देंगे, अबनॉर्मल एक्सटेंशन है तो क्या देंगे, 2 नंबर देंगे। अबनॉर्मल फ्लेक्शन का मतलब होता है पेशेंट की अपर एक्सट्रीमिटी तो क्या है, यहाँ पे फ्लेक्स है और लोअर एक्सट्रीमिटी एक्सटेंड है, और अबनॉर्मल एक्सटेंशन होता है कि पेशेंट की अपर और लोअर दोनों एक्सट्रीमिटी क्या हो, एक्सटेंड हो, और अगर नो रिस्पॉन्स दे तो नंबर 1 देंगे। ये तो हो गया आपका GCS, ग्लास को कॉमा स्केल, इसको असेस करना है, ठीक है। हेड इंजरी ऑन द बेसिस ऑफ द GCS स्कोर की बात करूँ तो कितनी हेड इंजरी के अंदर GCS क्या हो सकता है। हेड इंजरी ऑन द बेसिस ऑफ GCS, इसको एक बात याद रखिए, ये जो अबनॉर्मल फ्लेक्शन और अबनॉर्मल एक्सटेंशन है, अबनॉर्मल फ्लेक्शन तो बोलते हैं आपको, बोलते हैं डीसेरिब्रेट और डीकॉर्टिकेट, ये दोनों क्या होती है, पोजीशन होती है। चलिए, डीकॉर्टिकेट, डीसेरिब्रेट, अब नॉर्मल एक्सटेंशन को बोलेंगे अपन। चलिए, हेड इंजरी ऑन द बेसिस ऑफ द GCS स्कोर की बात करें तो यहाँ पे अगर जो ग्लासगो वोमा स्केल है इन बिटवीन द 13 to 15 है, तो इसको बोलेंगे कि पेशेंट को क्या हुआ, माइल्ड हेड इंजरी है, माइल्ड हेड इंजरी में। 9 to 12 GCS होता है पेशेंट को मॉडरेट हेड इंजरी के अंदर। एट और लेस देन 8 की बात करो तो सीवियर हेड इंजरी। चलिए, मोस्ट सेंसिटिव रिस्पॉन्स इन ग्लासगो कॉमा स्केल, कई बार पूछा जा चुका ये क्वेश्चन। मोस्ट सेंसिटिव रिस्पॉन्स इन GCS, तो वो कौन सा होगा, मोटर रिस्पॉन्स। ओके, कभी कभी डॉक्टर लिखते हैं GCSP, तो ये GCSP क्या है, GCS के साथ में वो लिखते हैं P, तो P मीन्स होता है प्यूपिल रिएक्शन, P फॉर प्यूपिल रिएक्शन। ओके, कभी कभी प्यूपिल रिएक्शन, अब प्यूपिल को वो ऐसे मेंशन करते हैं P0, P0 का मतलब होता है बोथ प्यूपिल आर नॉन रिएक्टिव, प्यूपिल रिएक्टिव नहीं है बिल्कुल भी, बोथ प्यूपिल्स आर नॉन रिएक्टिव। नेक्स्ट होता है P1, ओके, P1 का मतलब होता है ओनली वन प्यूपिल रिएक्टिव, ओनली वन प्यूपिल रिएक्टिव। ओके, देन P2, इनके बोथ प्यूपिल्स आर रिएक्टिव, बोथ प्यूपिल्स आर रिएक्टिव, दोनों प्यूपिल्स क्या है, रिएक्टिव है। ओके, तो ये होता है GCSP। चलिए, अब एक बात करें कि लेथल ट्रायड ऑफ द ट्रोमा, कि ट्रोमा के बाद में ऐसी 3 कंडीशंस अगर देखने को मिले
तो हो सकता है कि पेशेंट को बचाना मुश्किल हो, बहुत डेंजरस, बहुत सीवियर कंडीशन उसको अपन बोल सकते हैं। तो वो लेथल ट्रायड क्या है ट्रोमा पेशेंट का? लेथल ट्रायड ऑफ ट्रोमा पेशेंट। ओके, ये लेथल ट्रायड क्या है? ये लेथल ट्रायड है पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस है प्लस कोगुलोपैथी है, यानी कि ब्लड लॉस हुआ है। ओके, और पेशेंट को हाइपोथर्मिया है। ओके, ये है लेथल ट्रायड। अगर ये तीनों कंडीशन पेशेंट में है तो उसको बचाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत सीवियर कंडीशन होती है। अब इसको ठीक कैसे करेंगे, या फिर इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे अपन? मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कैसे प्रिवेंट करेंगे? मेटाबॉलिक एसिडोसिस प्रिवेंशन की बात करें तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को प्रिवेंट कैसे करोगे आप? बहुत क्या करोगे? RL दो NS से ज़्यादा, प्रिवेंटेड बाय RL, ओके, NS से ज़्यादा। कोगुलोपैथी को कैसे मैनेज करोगे? मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूज करके, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूज करो। ओके, हाइपोथर्मिया को D फॉर एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, D फॉर डिसेबिलिटी हो गया, E फॉर एनवायरमेंटल कंट्रोल या फिर एक्सपोजर कंट्रोल की बात करें तो उसको करेंगे अपन कैसे? एनवायरमेंटल कंट्रोल किस तरीके से करेंगे? एनवायरमेंटल कंट्रोल क्या करना है आपको? कोर बॉडी टेम्परेचर को क्या करना है? मीजर करना है, कंटिन्यूसली मीजर है, या फिर उसको बोल सकते हैं मॉनिटर करना है। ओके, पेशेंट को हाइपोथर्मिया नहीं हो, वार्म ब्लैंकेट देनी है, और जो फ्लूइड दे रहे हैं पेशेंट को वो भी क्या होना चाहिए? वार्म होना चाहिए। वार्म ब्लैंकेट्स की पेशेंट वार्म, पेशेंट को वार्म रखना है। इंक्रीज रूम टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर इंक्रीज करो। वार्म IV फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन, जो IV फ्लूइड दे रहे हो वो भी वार्म होना चाहिए।
और बॉडी वार्मर लगाओ पेशेंट को, बॉडी वार्म। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एनवायरमेंटल कंट्रोल करके पेशेंट को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट कर सकते हो। ये तो कम्प्लीटली हो गया क्या, प्राइमरी सर्वे के अंदर ABCDE। ए फॉर एयरवे हो गया, एयरवे को सिक्योर कर दिया। B फॉर ब्रीथिंग वेंटिलेशन देख लिया अपन ने। C फॉर अपन ने सर्कुलेशन को देख लिया। अपन ने क्या कर दिया, हेमरेज को कंट्रोल कर दिया। D फॉर डिसेबिलिटी को असेस कर दिया ग्लासगो कोमा स्किल से और पीपल के रिएक्शन से। एंड E फॉर एनवायरमेंटल कंट्रोल कर दिया। बॉडी टेम्परेचर कंटिन्यूली मेजर, वार्म ब्लैंकेट्स, रूम टेम्परेचर इंक्रीज करके, वार्म फ्लूइड एडमिनिस्टर करके और बॉडी वार्मर अप्लाई करके। यह प्राइमरी सर्वे यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए प्राइमरी सर्वे यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है। प्राइमरी सर्वे के बाद अब अपन स्टार्ट करेंगे सेकेंडरी सर्वे। ATLS अपन पढ़ रहे हैं। ATLS के अंदर प्राइमरी सर्वे पढ़ा, प्राइमरी सर्वे के बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन सेकेंडरी सर्वे, और ये सेकेंडरी सर्वे होगा आपके नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। ओके, कंटिन्यूसली जुड़े रहिए हमारे साथ में। ये जो इमरजेंसी का सेशन है, इसी सेशन में अगर आपको अदर जो OT की या फिर एनेस्थीसिया की क्लास को अटेंड करना है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ना है, तो आप ये प्लेलिस्ट है, इसके प्लेलिस्ट के अंदर जा सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट के अंदर इसी चैनल के ऊपर इमरजेंसी OT ICU से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो इसी सेशन को कंटिन्यू करेंगे आगे अपन नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ अपन सेकेंडरी सर्वे पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन बेसिक लाइफ सपोर्ट पढ़ेंगे, BLS जिसको बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग इमरजेंसी में पेशेंट को कैसे मैनेज करेंगे वो पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।